आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण भारत का इतिहास। दोस्तों आज की क्लास में हम प्राचीन भारत के संपूर्ण इतिहास को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और एडवांस लेवल तक करेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो जो होगा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है दोस्तों, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज की क्लास हम लोग दिया गया है भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसमें पहला है प्राचीन भारत इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत इतिहास। तो इस तरह से 3 भागों में भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग डिवाइड किए हैं। आगे है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले कौन है? तो क्रिस्टोफ सेलियरस हैं, जिन्होंने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा। आगे है इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को, किनको? हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस ने लिखा है। किसने? हेरोडोटस ने। आगे है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो धर्म ग्रंथ जो हैं उनसे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत है। आगे है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद हमारा भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। कौन? वेद। आगे है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। कितनी? 4। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद, यानी कि 4 है वेदों की संख्या। आगे है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। नेक्स्ट है सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे नवीनतम वेद आपका अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा था? ऋग्वेद, हमने अभी देखा पीछे। आगे है वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। किनको? वेदव्यास को। अगला है वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं? तो जो वेद व्यास द्वारा रचित 4 वेद हैं उनको हम संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। आगे है ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त। कितना? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। आगे है ऋग्वेद से, जो ऋग्वेद है उसमें संकलित ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,462। कितना है ऋचाएँ? 10,462 ऋचाएँ। ऋचाएँ को हम लोग मंत्र कहते हैं, जिनको हम ऋचाएँ कह रहे हैं वो मंत्र हैं। आगे है ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उन्हें हम होत्र कहते हैं, जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं। आगे हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा। आगे है सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है। कौन से मंडल से? तीसरे मंडल से है। आगे है ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है हमको। कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। आगे है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख दिया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कुल 4 वर्णों का उल्लेख दिया गया है। वे 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं आपके। आगे है
ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध किससे है? तो अघन्य शब्द जो है ऋग्वेद में गाय से संबंधित है। किससे? गाय से। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। किसको? सरस्वती नदी को। आगे है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी जो है उसका वर्णन सबसे ज़्यादा आपको ऋग्वेद में दिखने को मिलता है। किस नदी का? सिंधु नदी का। आगे है, ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है? तो 33 देवी देवताओं का उल्लेख हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आगे है, ऋग्वेद में किसे सर्वमान्य और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है? तो इंद्र देवता को ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली और सर्वमान्य देवता माना गया है। किनको? इंद्र देवता को। नेक्स्ट है, इंद्र देवता की स्तुति में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो इंद्र देवता की स्तुति में ऋग्वेद में कुल 250 ऋचाएँ हैं। कितनी? 250 ऋचाएँ हैं। आगे है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? तो आपका दशराग्य। कौन सा? दशराग्य युद्ध। इसका वर्णन हमको ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो 200 ऋचाओं यानी 200 मंत्रों की रचना की गई है अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को क्या कहा गया है जो आजीवन अविवाहित रहती थी? ऐसी कन्याएं जो आजीवन अविवाहित रहती थी उनको ऋग्वेद में अमाजु कहा गया। क्या कहा गया? अमाजु। आगे है, अस्तो माँ सदगमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से अस्तो माँ सदगमय वाक्य लिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद से। आगे है, ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। किसने? मैक्स मूलर ने। आगे है, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आपके वेद त्रयी में सम्मिलित है। 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आगे है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है? तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। याद रखिएगा, आयुर्वेद। आगे है, आयुर्वेद की रचना किसने की थी? तो धन्वंतरी ने आयुर्वेद की रचना की। किसने? धन्वंतरी ने। आगे है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किनको? सामवेद को। अगला है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का वर्णन है। किसमें? सामवेद में। अगला है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो उसे हम उदात्र कहते हैं, सामवेद के पाठकर्ता को। सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो 1810 सूक्त हैं सामवेद में। नेक्स्ट है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो गंधर्व वेद आपका सामवेद का उपवेद है। नेक्स्ट है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, सर्वप्रथम नक्षत्रों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में सबसे पहले नक्षत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु। आगे है, यजुर्वेद में मुख्यतः किस विषय का प्रतिपादन किया गया है? तो कर्मकांड की प्रधानता आपको यजुर्वेद में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तैत्तिरीय और शतपथ आपके यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, अंधविश्वासों, जादू टोनों, रोग निवारण और विवाह आदि का वर्णन किस वेद में हमको देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में अंधविश्वास, जादू टोना, रोग निवारण और विवाह आदि सभी विधाओं का उल्लेख हमको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। आगे है, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो ऋषि अथर्व ने ही अथर्ववेद की रचना की। इनके नाम से ही याद रखिएगा, ऋषि अथर्व। आगे है, अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद है। गोपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा। आगे है, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र और पद्य हैं? तो कुल मंत्रों की संख्या 731 है और पद्य आपको 6000 देखने को मिलेंगे अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम खिल कहते हैं। अथर्ववेद में हस्तलिखित जो रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थित किस संहिता से प्राप्त होती है? तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थित
हमको मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। कौन सी संहिता? मैत्रेयनी। आगे है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति आपका सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो 108 उपनिषदों की संख्या थी। कितनी? 108। आगे है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें दिया गया है? तो पुराणों में हमको भारतीय ऐतिहासिक कथा का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण देखने को मिलता है। किसमें? पुराणों में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है हमारे टोटल। कितने हैं? 18। आगे है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण आपका कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। आगे, विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख दिया गया है? तो मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। किसमें? विष्णु पुराण में। आगे है, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमको किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से हमको आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? मत्स्य पुराण से। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख दिया गया है? तो गुप्त वंश का उल्लेख हमको वायु पुराण में देखने को मिलता है। कहाँ दिया गया है? गुप्त वंश में। शुंग वंश का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति को शुंग वंश का मानक ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई? तो वेदांग की रचना वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किया गया है। याद रखिएगा, वेदांग। आगे है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो टोटल वेदांग आपके 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। याद रखिएगा, वेदांगों की संख्या 6 है। इनका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। आगे है, वैदिक कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग में वैदिक कालखंड को बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल का प्रामाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो ऋग्वैदिक काल का जो प्रामाणिक कार्यकाल है वो 1500 ईसा पूर्व से आपका 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। याद रखिएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, अगला है, उत्तर वैदिक काल का प्रामाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल का प्रामाणिक कार्यकाल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई? तो रामायण और महाभारत की रचना आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब? उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत की रचना की गई। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। किनके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई। और महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास ने आपका महाभारत की रचना किया। महर्षि वेदव्यास ने। आगे है, कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसका पता किस विधि से लगाया जाता है? तो कार्बन 14 के द्वारा हम पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। तो याद रखिएगा, कार्बन 14 से। मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को। किनको? चार्ल्स डार्विन को मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय दिया जाता है। आगे है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। कौन? चार्ल्स डार्विन। आगे है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस, जिसे हम ज्ञानी मानव भी कहते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा होमो सैपियंस है। आगे है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। कौन सी धातु है? तांबा। आगे है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का निर्माण किया? तो कुल्हाड़ी जो औजार है उसका निर्माण सबसे पहले मानव ने किया था। आगे है, मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ता जो है सबसे पहला पालतू जानवर था मनुष्य का। आगे है, मनुष्य ने आग का आविष्कार किस काल में किया था? तो पुरापाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। किस काल में? पुरापाषाण काल में। आगे है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। आगे है, पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। कहाँ? कब हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है,
भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में, कब? 1921 में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी युग सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग, कौन सा? प्रोटो हिस्टोरिक एज आपका आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदाड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसको याद रखिएगा। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो राखाल दास बनर्जी, इन्होंने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है, नर्तकी कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य की जो मूर्ति है वह हमको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो नामक स्थान किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान, जो कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है आपका। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जिसको खोजा गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है आपका। किस नदी के किनारे? रावी नदी के। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो पुरातात्विक उत्खनन से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति को हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए अपनाया। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। कौन सी लिपि? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोतड़ा में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। अगला है, कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? तो कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा राजस्थान से हमको हड़प्पा सभ्यता के तहत हल से जोते गए खेत का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से ही हमको सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो सेलखड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के समय घरों का निर्माण किससे किया जाता था? तो ईंटों से ही घरों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के समय होता था। हड़प्पावासी किसका सर्वाधिक उत्पादन करते थे? तो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा हड़प्पावासी के लोग करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, यानी पत्तन नगर का मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल और सुरकोतड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, याद रखिएगा, लोथल और सुरकोतड़ा। अगला है, डोक यार्ड बंदरगाह के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल गुजरात से हमको, लोथल कहाँ है? गुजरात में, जहाँ से हमको डोक यार्ड यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। आगे है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो लोथल, जो कि गुजरात में बताया हमने अभी, तो वहाँ से चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं लोथल से।
आगे है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां मकानों का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलता था। तो लोथल जो है वहाँ पर ही हमको मकानों का दरवाज़ा जो था मुख्य सड़क पर खुला रहता था। आगे है स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन गुजरात राज्य में हुआ। कहाँ? गुजरात में। आगे है किस स्थान से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से हमको लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो लोथल और कालीबंगा से हमको कहाँ से? लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ। तो लाल रंग का प्रयोग हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किया गया है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है। तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है। सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है। तो दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है वह सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है वह सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी केंद्र कौन सा है। तो पश्चिमी केंद्र मकराना जो कि बलूचिस्तान में है वह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी केंद्र है। नेक्स्ट है माप तौल के लिए पैमाने की खोज किस स्थान पर हुई थी। तो लोथल यानी गुजरात में माप तौल के लिए पैमाने की खोज हुई थी। कहाँ पे? लोथल में। क्या है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन जो समाज है वह विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक इन वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट है सिंध का जो बाग है नखलिस्तान जिसे कहते हैं वह हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा गया। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। कौन सा आकार था? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन हमको देखने को मिलता है। तो आदि शिव जो हैं उनके समतुल्य चित्रांकन हमको सिंधु सभ्यता की मुद्रा में देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन किया गया। तो बैल का उत्कीर्णन हमको सिंधु सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर देखने को मिला है। आगे है हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ यानी पंजाब में है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा रोपड़ पंजाब में है जो कि सतलज नदी के किनारे है। अगला है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान से चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता हमको धौलावीरा से चलता है। कहाँ? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमको घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हमको याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो सर जॉन मार्शल। क्या नाम है इनका? सर जॉन मार्शल। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती कौन सी? विशाल स्नानागार। नहीं, विशाल स्नानागार यहाँ नहीं होगा, विशाल अन्नागार होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार। आगे है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहे की जो धातु है उससे हड़प्पा वासी बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। आगे है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित युगल समाधान के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं। तो लोथल से हमको जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है यहाँ युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। नेक्स्ट है ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे। ग्रीक या यूनान के लोग जो हैं कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? सिंडन। आगे है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से हमें प्राप्त हुआ। तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से हमको हड़प्पा के काल का तांबे का रथ मिला था।
अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है हमको पशुपति शिव की मुहर, उसमें बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन, इन पशुओं का जो जानवर हैं सभी, इनका अंकन हमको दिखता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में। आगे है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो से ही हमको, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है, उससे हमको पुजारी की मूर्ति मिली। आगे है मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य हमको किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो चंदुहड़ो से हमको, क्या नाम है, चंदुहड़ो, वहाँ से हमको मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है। अगला है चंदुहड़ो नामक स्थान वर्तमान में किस देश में है। तो सिंध प्रांत, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ चंदुहड़ो नामक स्थल है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वह राखी गढ़ी है। और कहाँ पे है राखी गढ़ी? हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा में। आगे राखी गढ़ी नामक स्थल किस नदी के किनारे है। तो घग्गर नदी के किनारे राखी गढ़ी नामक स्थल स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के समय टिन और तांबे का आयात किन देशों से किया जाता था। तो कौन से देश थे जहाँ से टिन और तांबे का आयात होता है सिंधु सभ्यता के समय? तो अभी अफगानिस्तान, क्या नाम है, अफगानिस्तान और ईरान। नेक्स्ट है आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहते थे। तो टेराकोटा कहा जाता है, जो आग में पकी हुई ईंट रहती थी। लोथल नामक स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ। तो भोगवा नदी के किनारे लोथल नामक स्थल बसा हुआ था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार है, वह स्थित है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। जौ की खेती के साक्ष्य किस स्थान से हमें प्राप्त हुए हैं। तो बनवाली, हरियाणा में। कहाँ है बनवाली? हरियाणा में, जहाँ से हमको जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है। तो घग्गर नदी के तट पर बनवाली स्थित है। कहाँ पे है? हरियाणा में। ये सब याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान आलमगीरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान जो आलमगीरपुर है वह हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ था। किस नदी के तट पर? हिंडन नदी। आगे है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए। तो हमको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य हैं वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल, रंगपुर, धौलावीरा नामक स्थल किस राज्य में है। तो ये सभी आपके गुजरात में है, याद रखिएगा। लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ये सभी स्थान आपके गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। तो पशुपति की, जो पशुपति हैं उनकी उपासना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। नेक्स्ट है शीशे का आयात किस देश से किया जाता था। तो ईरान से, जो ईरान देश है वहाँ से हमारा शीशे का आयात होता था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था। तो वस्तु विनिमय जो प्रणाली है वह सिंधु सभ्यता के लोगों में क्रय विक्रय का माध्यम था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे। तो 3 प्रकार प्रचलित थे सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के। 9 आपके थे। एक था पूर्ण समाधिकरण, एक था आंशिक समाधिकरण, और आपका तीसरा समाधान जिसमें जलाया जाता है लाश को। आपका 3 समाधान के वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रावधान थे। ये है सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन की सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, इसको याद रखिएगा। आगे है सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किस में? मातृशक्ति में। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग कल कवर करेंगे। आपकी 2 से 3 वीडियो लगेंगी। 500 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे, कल भी देखेंगे। हो सकता है 2 से 3 पार्ट बने। तो दोस्तों पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कैसी लगी आज की क्लास। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।